सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लेके आए हैं हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करने वाले हैं, जहां पर आपको सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स का एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में लास्ट तक। बिना देरी करते हुए हमारे इस सीरीज के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। जल्दी से बढ़ते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन पर। पहले नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर। सबसे पहले आप देखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है इसको। बोर्ड हर 2 साल में इसको एक ना एक बार पूछ लेती है। यहाँ पर हमको डिफरेंस बताना है सोप और डिटर्जेंट में, यानी साबुन एवं अपमार्जक में हमको डिफरेंस बताना है। आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, सोप इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑयल और फेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोप को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो सोप को प्रिपेयर कराया जाता है कैसे? बाय द रिएक्शन ऑफ ऑयल और फेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यानी आपका बेसिक सॉल्यूशन, बेस है ना। तो बेस को जब रिएक्ट कराया जाता है ऑयल से और फेट से, तो आपकी सोप प्रिपेयर हो जाती है भैया। ठीक है, यानी सोप को प्रिपेयर करने के लिए आपको किसी बेसिक सॉल्यूशन में यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में ऑयल या फेट को मिलाना पड़ेगा, या फिर दोनों को रिएक्ट कराना पड़ेगा। डिटर्जेंट में देखते हैं, डिटर्जेंट इज प्रिपेयर्ड बाय पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। डिटर्जेंट यानी अपमार्जक आपका कैसे प्रिपेयर होता है? पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर होता है। दूसरा पॉइंट यहां पर देख लेते हैं, सोप्स डू नॉट फॉर्म गुड लेथर विद हार्ड वाटर। कठोर जल के साथ सोप अच्छा झाग नहीं देता भैया, है ना। जो हार्ड वाटर होता है, कठोर पानी जिसको हम बोलते हैं, कठोर जल बोलते हैं, तो कठोर जल में साबुन अच्छा झाग नहीं देता है। डिटर्जेंट फॉर्म गुड लेथर, लेकिन उसी हार्ड वाटर के साथ में जो आपका डिटर्जेंट होता है वह गुड लेथर या फिर अच्छा झाग देता है। ठीक है, soaps form insoluble substances with the calcium and magnesium salt present in hard water। देखिए, हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट होता है। क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट होता है। तो सोप क्या करती है? ऐसा जल, ऐसा कठोर जल जिसमें कि आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम का साल्ट प्रेजेंट होता है, उसके साथ रिएक्ट करके वह कुछ ना कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है। यानी ऐसा जल जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट, वह हार्ड वाटर रहेगा। और हार्ड वाटर में जब आप सोप मिलाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ उस सॉल्यूशन के बॉटम पे कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस जम जाता है, बन जाता है। ठीक है, तो सोप क्या करती है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाती है, ऐसे हार्ड वाटर जिसमें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का साल्ट पाया जाता है उसमें। लेकिन डिटर्जेंट, डिटर्जेंट की अगर हम बात करें, डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल सब्सटेंस विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो साल्ट होता है, उसके साथ डिटर्जेंट कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं बनाता, यानी ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है कठोर जल में भी। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर देखते हैं, सोप्स हैव लेस क्लीनिंग पावर देन डिटर्जेंट्स, है ना। अपमार्जक के मुकाबले जो सोप की क्लीनिंग पावर होती है वह कम होती है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है लेस क्लीनिंग पावर देन डिटर्जेंट। लेकिन डिटर्जेंट हैव मोर क्लीनिंग पावर देन सोप। साबुन के मुकाबले जो अपमार्जक होते हैं, इनकी क्लीनिंग पावर ज्यादा होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये आंसर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आंसर आता है तो आपको बहुत अच्छे से इसको लिख के आना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भैया, इसको देख लेते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। भाई साबुन कैसे काम करती है, उसी का मैकेनिज्म हमको यहाँ पर समझाना है। ठीक है, साबुन काम कैसे करती है। आंसर यहां पर लिखा हुआ है, द डर्ट प्रेजेंट ऑन क्लोथ्स इज ऑर्गेनिक इन नेचर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। वह गंदगी जो आपके कपड़ों पर मौजूद होती है, उसका नेचर कैसा होता है? उसका नेचर होता है कार्बनिक भैया। कैसा रहता है? कार्बनिक, है ना। ऑर्गेनिक इन नेचर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में अघुलनशील होती है। गंदगी जो होती है आपके कपड़ों पर, वो पानी में अघुलनशील होती है। देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ओनली वॉशिंग विद वाटर। इसीलिए सिर्फ पानी से धो करके उस डर्ट को हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, when soap is dissolved in water, its hydrophobic ends is attached themselves to the dirt and remove it from the cloth। क्या होता है? जब साबुन को पानी में घोला जाता है ना, when soap is dissolved in water, जब साबुन को पानी में घोला जाता है, उसका जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, किसका? सोप के मॉलिक्यूल का। तो सोप के मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है, वह अपने आप को डर्ट से अटैच करता है और उसको
कपड़े से या फिर क्लॉथ से रिमूव कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देन द मॉलिक्यूल ऑफ शेप अरेंज देमसेल्व इन मिसील फॉर्मेशन एंड ट्रैप द डर्ट एट द क्लस्टर ऑफ एट द सेंटर ऑफ द क्लस्टर। उसके बाद क्या होता है, वहां जो मॉलिक्यूल होते हैं साबुन के मॉलिक्यूल्स अपने आप को किस में अरेंज कर लेते हैं, एक मिसील में अरेंज कर लेते हैं ना, मिसील का निर्माण कर लेते हैं, मिसील फॉर्मेशन कर लेते हैं, और उस डर्ट को इसके क्लस्टर के सेंटर में ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। ये क्लस्टर बन गया किसका, आपके सोप का जो मॉलिक्यूल है, सोप के मॉलिक्यूल का क्लस्टर बन गया, तो इस क्लस्टर के सेंटर में उसको ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं, ठीक है। दीज मिसिल रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर, और यह जो मिसिल्स हैं, ये मिसिल क्या करते हैं, पानी में सस्पेंड करते रहते हैं। हेंस द डर्ट पार्टिकल्स आर इजीली रिंस्ड अवे, है ना। और उसके बाद जो डर्ट के जो पार्टिकल्स हैं, जो गंदगी है, इजीली आसानी से पानी से बह के बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब समझते हैं भैया सोप के मॉलिक्यूल को, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर, है ना। सोप के मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, सोप का मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार होता है। सोप के मॉलिक्यूल में एक होता है हेड और एक होती है टेल, यहां से यहां तक टेल है, ठीक है। इसका जो हेड होता है वहां होता है हाइड्रोफिलिक, कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। और इसकी जो टेल होती है यह होता है हाइड्रोफोबिक। अब दो पार्ट आपको मैंने सोप के मॉलिक्यूल में बताया, एक होता है हेड जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, और एक होती है टेल जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। अब सर ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या, मैं बता देता हूं आपको। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो कि पानी को पसंद करे, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और हाइड्रोफोबिक जिसको पानी से डर लगे। तो इसकी टेल आप देखेंगे हाइड्रोफोबिक है, कैसी है, हाइड्रोफोबिक, यानी ये टेल जो है यह पानी को पसंद नहीं करेगी। अब कपड़े में अगर गंदगी है और पानी की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो ही चीज है, एक तो गंदगी और पानी है। तो जो हाइड्रोफोबिक जिसको पानी से डर लगता है, ये किधर जाएगा, गंदगी की तरफ, डर्ट की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर सेंटर में डर्ट है, क्या है, डर्ट है, तो ये जो टेल वाला जो इसका हिस्सा है, सोप के मॉलिक्यूल का टेल वाला हिस्सा, ये सारा टेल वाला हिस्सा किधर जाएगा, डर्ट की तरफ। और जो हेड वाला हिस्सा है जिसको पानी पसंद है, यह पानी की तरफ जाएंगे। आसपास मान लो पानी है, क्या है, पानी है, देखो यहां पर आप, है ना, ये देखो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पानी की तरफ जा रहा है, और जो अंदर वाला ये हाइड्रोफोबिक जो हिस्सा है यहाँ किधर है, डर्ट की तरफ है, किधर है, डर्ट की तरफ, है ना। तो आपको पता चल गया यहाँ पर हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या है। यहाँ पर यही लिखा था हाइड्रोफोबिक एंड्स इज अटैच्ड देमसेल्फ टू द डर्ट। ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है यह अपने आप को किससे अटैच कर लेते हैं, डर्ट से। यानी सारे सोप के मॉलिक्यूल अपने आप को एक मिसील में फॉर्म कर लेते हैं, यानी एक ऐसा गोल घेरा बना लेते हैं, ठीक है, और उस डर्ट को बीच में फंसा लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। और उसके बाद में जब उसको आप ऐसे रिंस्ड करते हो, कपड़े को आप अच्छे से मसलते हो, तो जो गंदगी है वहां बाहर हो जाती है, और पानी से धोने पर क्लियरली वहां पानी के साथ बह के दूर चली जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन यहां पर है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से आप अल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, कैसे अलग अलग करोगे, ठीक है। आंसर यहां पर लिखा हुआ है, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो यहां पर आंसर देंगे हम कि भैया हम अल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे अलग करेंगे, बाय द रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। हम क्या करेंगे, उस कार्बोक्सिलिक एसिड को या अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे, किससे रिएक्ट कराएंगे, या तो हम उसको रिएक्ट कराएंगे मेटल के कार्बोनेट से, यहां पर मेटल नहीं लिखा आप लिख लेना, या तो हम उसको कराएंगे रिएक्ट मेटल के कार्बोनेट से या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से। अब देखते हैं जब अल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को मेटल के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कराया जाता है तो क्या होता है, आगे देखते हैं। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। हम जानते हैं कि जब भी एसिड कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करके उस सॉल्यूशन को, उस वाटर को मिल्की कर देता है, दूधिया कर देता है, दूध जैसा, है ना। ध्यान रखना, जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और वहां का जो सॉल्यूशन होता है या फिर वाटर होता है वह सफेद रंग का हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है। आपको पता चल गया। अब हमारे पास दो चीज है, एक अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए
मेटल का कार्बोनेट या फिर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे और पहले हम रिएक्ट कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ले लिया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी आपको बताया था जब भी मेटल का कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड से तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ में सॉल्ट और वाटर भी वहां से इवॉल्व होगा। तो यहां पर आप देखिए दोनों ने रिएक्ट किया, सॉल्ट बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर इवॉल्व हो गई। देखते हैं अल्कोहल के साथ क्या होता है। अल्कोहल हाउएवर डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ऑफ मेटल, है ना। अल्कोहल को जब आपने रिएक्ट कराया किसके साथ? मेटल के कार्बोनेट के साथ और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो इसने कोई रिएक्शन नहीं दी। तो हमको कैसे पता चला भैया? हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब हमने मेटल के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराया तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो गई और इसको देखते हुए हमने दोनों को डिस्टिंग्विश कर दिया, अलग अलग कर लिया, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथीन, प्रोपेनॉन, इथेनॉइक एसिड, है ना। यहां पर हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एग्जाम में हर बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता ही आता है ना। ध्यान से देख लेना, समझ जाना कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। सबसे पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहां पर आप देखेंगे कार्बन कितना है? एक कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं? दो ऑक्सीजन है। तो कार्बन को हम सबसे पहले लिखते हैं कार्बन, है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना होता है भैया? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब दूसरी शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम बनाए तो उसकी पहली शेल, जिसको हम के शेल बोलते हैं, उस के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसकी एल शेल में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। यही 4 इलेक्ट्रॉन है और इसी शेल में कार्बन क्या कंप्लीट करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। यानी कि कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए या फिर नोबल गैस को अचीव करने के लिए अपनी आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। तो इसके पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए कितने? 8, है ना। 8 चाहिए। अब यहां पर ऑक्सीजन की मैं बात कर लेता हूं। ऑक्सीजन को मैंने यहां पर लिखा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है? 8 होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल, सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। यही 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन भी जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, है ना। ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो ये तो हमने नॉर्मली बात कर ली। अब देखना, जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बनाओ, आपको इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काम होता है भैया, बस इनसे आपको मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। यानी किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसको ही आपसे काम है। अब देखिए, कार्बन को हम बीच में रखेंगे। ऑक्सीजन 2 है अपने पास, ऑक्सीजन कितने? 2। एक कौन है? कार्बन है। तो कार्बन को मैंने यहाँ पर कार्बन का फॉर्मूला लिख दिया C। क्या लिख दिया? C। अब कार्बन में आप देखोगे 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं आउटर मोस्ट शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अब 4 इलेक्ट्रॉन में आप 2 इलेक्ट्रॉन को इधर x से रिप्रेजेंट करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को इधर x से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कार्बन का काम खत्म हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है हमारे पास। कितने हैं? 2 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन को इधर रखो, एक ऑक्सीजन को इधर रखो। अब ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये यहाँ पर मैंने लिखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। कितने हैं? 6 है। तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने बीच में रखे, 2 ये भी बीच में रखेगा। इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इधर वाले ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी बीच में रखेगा। 1 2 3 4 5 6। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। इनकी जो आउटर मोस्ट शेल में जितने जितने इलेक्ट्रॉन थे उनको हमने अरेंज कर दिया। अब मैंने आपको बोला था कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ऑक्सीजन भी ऑक्टेट कंप्लीट करता है। सबसे पहले बीच वाला जो कार्बन है इसका हम ऑक्टेट कंप्लीट कराते हैं, ध्यान से देखना, है ना। ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन। जो हमने कार्बन के एक्स से रिप्रेजेंट किए थे इलेक्ट्रॉन, वो तो उसके पास है ऑलरेडी, 1 2 3 4, है ना। अब ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर शेयरिंग की इसने। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने बीच में रखे, 2 कार्बन ने बीच में रखे थे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं ये भी कार्बन में काउंट होंगे भैया, है ना। ये भी कार्बन में काउंट होंगे, ध्यान से देखना आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इधर वाले भी 2 इसमें काउंट हो गए, ठीक है। तो यहां पर हमने कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। ध्यान से देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का ऑक्टेट हमने कंप्लीट कर दिया। अब इधर वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 और 2 इसने बीच में रखे, 2 ये भी शेयर हो जाएंगे।
ये ऑक्सीजन, इधर वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, सेम एज इट इज इधर वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इसी प्रकार आपका कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको अगर बोर्ड में आता है, इसी प्रकार आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। और अगर वहां पर आपको आ जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का आपको स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन वहां पर नहीं बताना है ना, आपको नॉर्मली जो ब्रांच वाला स्ट्रक्चर होता है उसी को सिर्फ बताना होता है। आगे बढ़ते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में अगला हमारे पास है मीथेन, है ना। मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है आपको। अब मीथेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पर तो फॉर्मूला लिखा है CH4, है ना, यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिख दिया, लेकिन एग्जामिनर या फिर जो पेपर बनाएंगे वो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो सर फॉर्मूला बनाना मैं आपको सिखा देता हूँ, है ना। अब भूल जाओ यहाँ पर कि कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, भूल जाओ, है ना। सिर्फ यहाँ पर इतना देखो, मीथेन लिखा है, क्या लिखा है, मीथेन। अब मीथेन में आप देखेंगे, मीथेन जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड, एक है आपका मिथ, क्या है, एक है आपका मिथ, और दूसरा है एन, क्या है, एन, है ना। ये जो मिथ है ये लगा हुआ है यहाँ पर सफिक्स, और एन जो है यहाँ पर प्रीफिक्स है ना। अब मिथ जो है, इस मिथ का मतलब होता है, यहाँ शो करता है कार्बन की संख्या को, किसकी संख्या को, कार्बन की संख्या को। ये जो मिथ यहाँ पर सफिक्स लगा हुआ है, मिथ का मतलब होता है एक, इथ का मतलब होता है दो, प्रोप का मतलब होता है तीन, ब्यूट का मतलब होता है चार, है ना। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट का मतलब होता है पांच, हेक्स का मतलब होता है 6। इसी प्रकार ये काउंटिंग चलती जाती है, इसका आप विशेष ध्यान रखना, है ना। ये जो सफिक्स लगते हैं ये हमें कार्बन की संख्या बताएंगे। मिथ है तो एक कार्बन, इथ है तो दो कार्बन, प्रोप है तो तीन कार्बन, ब्यूट है तो चार कार्बन, पेंट है तो पांच कार्बन, हेक्स है तो 6 कार्बन, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहां पर ये जो है ये सफिक्स है, क्या है, ये सफिक्स है आपके। तो यहां पर सफिक्स हमने देखा कि सर सफिक्स यहां पर मिथ लगा हुआ है। अब मिथ लगा हुआ है तो यहां पर मैंने नंबर ऑफ कार्बन लिखा हुआ मिथ के सामने 1, तो यहां पर मैं लिख देता हूं n की वैल्यू, n की वैल्यू आ गई 1, क्या आ गई, है ना। अब यहां पर प्रीफिक्स क्या लगा है, प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है एन, एन क्या लगा है, एन लगा है। अब जैसे ही आपने एन देखा, आपके माइंड में आना चाहिए सर ये तो एल्केन ग्रुप का है, किस ग्रुप का है, एल्केन, क्योंकि एल्केन ग्रुप में ही लास्ट में एन प्रीफिक्स लगता है ना। अब एल्केन ग्रुप का अगर है तो आपको पता होना चाहिए एल्केन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, ये फॉर्मूला होता है एल्केन का, है ना। एल्केन का ये फॉर्मूला था, बस इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो भैया। C1 को लिखो या मत लिखो एक ही बात है, n की वैल्यू क्या है, पर देखो n की वैल्यू 1 है तो 1 को लिखे या ना लिखे एक ही बात है ना। H एज इट इज, 2 एज इट इज, n की जगह पर 1, है ना, ये 1 प्लस 2, है ना। CH 2 इंटू 1 कितना होता है 2, और 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, किसका सर, ये फॉर्मूला बन गया हमारा मीथेन का, किसका बन गया, मीथेन का। यही फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर CH4, बता दूं क्या आपको, बता दूं उसको रफ करके, ये देखिए आप यहाँ पर लिखा होता CH4, क्या लिखा था, CH4 यहाँ पर लिखा हुआ था, है ना। अब बनाते हैं हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, CH4 का, है ना। CH4 का हमको बनाना है, किसका बनाना, CH4 यानी मीथेन का बनाना है। कार्बन का मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था, है ना। कार्बन का क्या था, कार्बन का एटॉमिक नंबर सर कितना होता है, 6 होता है ना। 2 and 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, कितना हो गए, 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन करता है ऑक्टेट कंप्लीट, क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1, और 1 ही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और ये कंप्लीट करता है ड्यूप्लेट, क्या करता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट। यानी कार्बन की आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कुछ भी नहीं करना है, कार्बन को हम सेंटर में रखेंगे, सर ये कार्बन का सिंबल हमने सी लिख दिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं अब हम ना, ठीक है। कार्बन का सी हमने बीच में रख दिया, कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 2 3 4, कार्बन का काम खत्म। हाइड्रोजन कितने हैं सर, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हमारे पास, कितने हैं, 4 हाइड्रोजन, और हर हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो चारों साइड हम एक एक रख देंगे, इधर वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इधर वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन,
इधर वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। इतना काम कर दिया। अब सबसे पहले हमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार। ये देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, यानी हाइड्रोजन अपनी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। क्यों रखता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए या फिर नोबल गैस को अचीव करने के लिए। तो इस वाले हाइड्रोजन के 2 हो गए, एक तो खुद का और एक कार्बन का जो शेयर किया वो। इधर वाले के भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए और इसके भी 2 हो गए। इसी प्रकार आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लिया है मीथेन का भी, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे बढ़ते हैं। मीथेन का अगर आपको आ जाए एग्जाम में तो इसी प्रकार आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। फॉर्मूला अगर नहीं आता है, फॉर्मूला ये तो नॉर्मल बेसिक है CH4 मीथेन का, है ना, ये तो याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद हो तो कैसे फॉर्मूला बनाते हैं मैंने आपको सिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास किसका है? इथीन, है ना। इथीन फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है C2H4। इथीन का फॉर्मूला लिखा है C2H4। हम मान लेते हैं कि आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आता, एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर इथीन वापस 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। 2 वर्ड सर यहाँ पर क्या क्या है? एक तो है इथ और दूसरा है इन। क्या है? इन, है ना। इथ का मतलब मैंने अभी इससे जस्ट पहले आपको बताया कि इथ का मतलब यह रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को। इसको नंबर ऑफ कार्बन। मिथ का मतलब 1 कार्बन था और इथ का मतलब 2 कार्बन होता है, यानी कि एन की वैल्यू आ गई सर 2। कितनी आ गई? 2 आ गई। यहाँ पर प्रीफिक्स लगा है ENE प्रीफिक्स लगा है। प्रीफिक्स की हम बात करते हैं। जैसे ही आपने देखा सर ENE प्रीफिक्स लगा है, और ENE प्रीफिक्स तो लगता है हमारे एल्कीन ग्रुप में। किस ग्रुप में लगता है? एल्कीन ग्रुप में लगता है सर, है ना, एल्कीन ग्रुप में। और एल्कीन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला सर क्या होता है? CnH2n। ये होता है एल्कीन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला। उसमें +2 था, यहाँ पर +2 गायब हो जाता है, यहाँ पर कोई +2 नहीं होता। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, वहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। यानी कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन को बीच में रखेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को बीच में रखेगा? एक कार्बन दूसरे कार्बन दोनों आपस में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की गई है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सर कैसे पता चला ये? सर यहाँ पर लिखा होता ENE, तो हमें पता चला ये एल्कीन ग्रुप का है। और एल्कीन ग्रुप में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल पेयरिंग होती है, डबल बॉन्ड की शेयरिंग होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये फॉर्मूला है, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। C एज इट इज, N की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 लिख दिया। H एज इट इज 2 लिख दिया। N की वैल्यू क्या है? 2 इंटू में, है ना, ये 2 हो गया। तो C2H 2 2 सा 4 बन गया फॉर्मूला। बन गया आपका फॉर्मूला किसका? इथीन का फॉर्मूला बन गया। यही फॉर्मूला था C2H4, यही था। जल्दी से बना देते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, 2 कार्बन को रख दो। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। मैंने आपको बोला कार्बन और कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर बीच में रख दो, है ना, और बाकी एक ऊपर और एक नीचे। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन ये भी बीच में रखेगा, 1 2, एक ऊपर एक नीचे। कार्बन का काम खत्म, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए, इस वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिए। ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं? सर हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, और आपको पता है हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है ना, और हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होती है 1, यानी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक हाइड्रोजन यहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक हाइड्रोजन यहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहां पर इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। जल्दी से ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं हम कार्बन का। किसका? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। इस वाले कार्बन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसको भी बीच में लेंगे, है ना। ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इस वाले कार्बन का। इस वाले कार्बन पे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है ना, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है। इधर देखो एक हाइड्रोजन का इसका ये खुद का और एक कार्बन का ये शेयर किया, ये एक, ये इधर इसका डुप्लेट कंप्लीट, इस वाले हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इस वाले डुप्लेट हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट। इसी प्रकार आपने यहाँ पर इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। ध्यान रखना इनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए, है ना। C2H4 इथीन है, ना कि इथेन है ना। इथेन नाम की कोई चीज होती नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ इथीन का आपने बना लिया है, आगे बढ़ते हैं। किसका लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है प्रोपेनोन, CH3CO CH3। सर बहुत लंबा नाम आ गया, क्या करें? कुछ भी मत करो, मैं बताता हूँ। वापस इसको 2 ग्रुप में तोड़ दो, वापस इसको 2 ग्रुप में तोड़ दो।
यहां पर इसको मैं लिख देता हूं प्रोपेन, क्या लिख देता हूं, प्रोपेन, है ना। और इसको लिख देता हूं ONE, है ना, इसको लिख देता हूं ONE। अब प्रोपेन, जिस प्रकार आपने याद करो, आपने सबसे पहले बनाया था मीथेन का CH4, क्या बनाया था, मीथेन का, है ना। इसका मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, इसका हमने बनाया था सर, यहां पर लिखा हुआ है प्रोप, क्या लिखा हुआ है, प्रोप, है ना। और यहां पर ANE, है ना, ANE एल्केन ग्रुप का है। दो ग्रुप में थोड़ा, मैं प्रोपेन वाला ग्रुप बता रहा हूं, ध्यान रखना, है ना, प्रोपेन वाला। अब प्रोप का मतलब होता है सर, एन की वैल्यू है ना कितनी हो गई, मिथ इथ प्रोप, एन की वैल्यू हो गई 3। और यहां पर लिखा हुआ है ANE, और ANE आपको पता है एल्केन ग्रुप का है, और एल्केन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2। वैल्यू पुट कर दो इसमें, C n की वैल्यू 3 है, H 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आ गया किसका, प्रोपेन का। कुछ भी मत करो, प्रोपेन का, है ना, ड्रॉ कर दो आप, है ना। प्रोपेन का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। 3 कार्बन है, कितने कार्बन, 3, 1 2 3। और आपको पता है एल्केन ग्रुप का है, ANE प्रीफिक्स लगा है, और एल्केन ग्रुप में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग, तो सिंगल बॉन्डिंग। हाइड्रोजन कितने, 8 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर ऊपर, एक इधर ऊपर, एक इधर ऊपर, एक इधर, एक इधर, और एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये 8 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए, है ना। ध्यान से देखना आप। अब यहां पर हमने नॉर्मली स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया किसका, प्रोपेन का, लेकिन हमको बोला था प्रोपेनॉन का, किसका, प्रोपेनॉन का। अब यहां पर आप देखो, इसका काम खत्म हो गया इतना। यहां पर आप देखो ONE लिखा हुआ है, ONE आपने देखा सर, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है सर, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अब कीटोन फंक्शनल ग्रुप में होता क्या एग्जैक्टली, लास्ट में प्रीफिक्स लगता है ONE, क्या लगता है, ONE, है ना। अब कीटोन ग्रुप का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वह होता है कार्बन एटम के साथ में डबल बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन की। किस वाले कार्बन एटम के साथ, बीच वाला जो कार्बन एटम होता है उसके साथ डबल बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन की, बीच वाला कार्बन, ध्यान रखना, कौन सा, बीच वाला कार्बन। अब ये वाला था हमारा प्रोपेन का, किसका था, प्रोपेन का। लेकिन प्रोपेन को हमें बनाना प्रोपेनोन, क्या बनाना, प्रोपेनोन। बीच वाला कार्बन, ये देखो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपको बताया नॉर्मल, है ना। बीच वाला कार्बन कौन सा है सर, ये वाला है। कौन सा है बीच वाला कार्बन, ये। बस इसके साथ हाइड्रोजन जो ऊपर है इसको हटा के डबल बॉन्डिंग कर दो ऑक्सीजन की, इसकी डबल बॉन्डिंग कर दो ऑक्सीजन की, इसको हटाया मैंने, और यहां पर डबल बॉन्डिंग कर दी मैंने ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग कर दी ना। अब देखना ध्यान से, कार्बन की आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 4। तो 1 2 3 4, नीचे पांचवा कहां से है सर, इसको हटाना पड़ेगा। नीचे वाले हाइड्रोजन को भी हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन के तो 4 हाथ होते हैं, वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी। तो अगर वैलेंसी 4 है तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर कर सकता है कार्बन, है ना। 1 2 3 4, 4 तो होगा ऑलरेडी, नीचे वाले हाइड्रोजन को हटा दो, इसको आप हटा दो। ये स्केलेटन स्ट्रक्चर बन गया आपका किसका, प्रोपेनोन का। ये अब हो गया प्रोपेनोन, क्या हो गया, प्रोपेनोन हो गया। अब ये तो है स्केलेटन स्ट्रक्चर या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर, ये हो गया। हमको इसको बनाना है क्या, इसको बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसको देखते हुए हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इधर बना देते हैं। देखो कार्बन कितने, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन रख दो, 1 2 3 कार्बन। इस वाले कार्बन का देखो, इस वाले कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर 4 इलेक्ट्रॉन रख दो, 1 2 3 4 रख दिए 4। इस वाले कार्बन पे आओ, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, और दो ऊपर रख दो, 1 2 3 4। इस वाले कार्बन का काम खत्म। अगले कार्बन पे चलो, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर एक नीचे, बस 1 2 3 4। इस वाले कार्बन का भी काम खत्म। अब देखो हाइड्रोजन किधर है, एक ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है, ये हाइड्रोजन रख दो। इस वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, इस वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया, इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया। आगे बढ़ जाओ, कार्बन के पास ऊपर देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सर, 2 और 6 होती है ना, 2 और 6। आउटर मोस्ट में कितने, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 6, ये 6 है ना, तो 6 रखने हैं। तो 6 में से 2 तो बीच में होंगे, 2 तो बीच में होंगे, 1 2, ये ऑक्सीजन है ना, 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। आगे देखो हाइड्रोजन, तीनों तरफ हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। बस हमने ये इलेक्ट्रॉन अरेंज कर दिया। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है, जो ऑक्टेट कंप्लीट करता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करा दो, जो डुप्लेट कंप्लीट करता है उसका डुप्लेट कंप्लीट करा दो, है ना। कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट कराते हैं तीनों कार्बन की सबसे पहले। इस वाले कार्बन पे चलते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ये पहले कार्बन का ऑक्टेट हमने कंप्लीट करा दिया। दूसरे कार्बन पे चलो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो, ये दूसरे कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तीसरे कार्बन पे चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसा पहले कार्बन का हुआ था उसी प्रकार इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। ऑक्टेट और कंप्लीट कौन करता है? ऑक्सीजन करता है सर। ऑक्सीजन के देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये वाला भी आ जाएगा। ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। और सर आपको पता है हाइड्रोजन तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। क्या कंप्लीट करता है? ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। इस वाले हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इधर हाइड्रोजन का कंप्लीट, ये वाले हाइड्रोजन का कंप्लीट और ये वाले हाइड्रोजन का कंप्लीट। इतना बड़ा नाम था सर प्रोपेनोन। क्या नाम था? प्रोपेनोन, है ना। नाम बहुत लंबा था, स्ट्रक्चर देख लो, ये आसानी से सीख गए ना स्ट्रक्चर। फॉर्मूला बनाना मैंने आपको सिखा दिया। फॉर्मूला कैसे बन गया? CH3CO CH3 कैसे आया सर? देखो यहां पर आप इसको देखो, पहला वाला कार्बन इसको लिख दो। पहले वाले कार्बन, कार्बन कितना है सर? 1 ही है। हाइड्रोजन कितना है? CH3। पहले वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन, देखो। उसके बाद वापस कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन की नॉर्मली, वो लिख दो। तीसरा कार्बन आया, वापस C लिखा। हाइड्रोजन कितने इसके साथ? 3 है, तो CH3 हो गया। ये बन गया फॉर्मूला, ये बन गया इसका फॉर्मूला। इसी प्रकार आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देना है इसका भी, ठीक है। तो बहुत आसानी से आपको भी इसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर बनाना आप सीख गए होंगे। बढ़ते हैं अगले हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की तरफ। वो क्या बोलता है उसको हम देख लेते हैं। इथेनॉइक एसिड, सर ये किस बला का नाम है? ये किस बला का नाम है? इथेनॉइक एसिड। कौन सा एसिड, कैसे बनाए, बता देता हूं आपको। क्या करना है, दो ग्रुप में डिवाइड कर दो। पहला है इथेन, क्या है? इथेन। दूसरा है ओइक एसिड, क्या है? ओइक एसिड। इथेन का जल्दी से हम बनाते हैं जिस प्रकार मैंने आपको बताया। मिथ, इथ, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, यानी एन की वैल्यू कितनी है? 2, एन की वैल्यू 2। लास्ट में लिखा है एन, यानी ये एल्केन ग्रुप का है। किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का। और एल्केन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। रख दो वैल्यू, वैल्यू को पुट कर दो। C, N की जगह पर 2 आ गया। H, 2 2 4 2 6, C2H6 क्या आ गया? C2H6। अब C2H6 को आप क्या करेंगे? C2H6 को बना दो यहाँ पर, 2 कार्बन, 1 2 और 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सर वेरी गुड, बना दिया आपने। किसका? इथेन का बना दिया। ओइक एसिड, सर ओइक एसिड क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओइक एसिड जो एक फंक्शनल ग्रुप है, क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है आपका ओइक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लो आप कैसे होता है। लास्ट वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन की और सिंगल बॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। बस अब क्या करेंगे, जो लास्ट वाला कार्बन है, इस लास्ट वाले कार्बन में डबल बॉन्डिंग कर देंगे ऑक्सीजन की और सिंगल सिंगल बॉन्डिंग कर देंगे ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। तो डबल बॉन्डिंग कर देते हैं हम सबसे पहले ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन की। ये हो गई यहाँ पर डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन की। और सिंगल सिंगल बॉन्डिंग करना है हमें ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की इधर, ठीक है। इधर कर देंगे सिंगल बॉन्डिंग ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डिंग हाइड्रोजन। अब देखना, ये वाला जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर ऑक्सीजन के साथ कर लिए, एक इसके साथ कर लिया और एक इधर वाले ऑक्सीजन के। तो नीचे वाला हाइड्रोजन हमको हटाना पड़ेगा, हटा दो नीचे वाला हाइड्रोजन। बस ये बन गया आपका स्केलेटन स्ट्रक्चर किसका? इथेनॉइक एसिड का। अब हम बनाएंगे इसी का, अब हम बनाएंगे इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन। एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। ऑक्सीजन कितना है? एक ऑक्सीजन ये, है ना। और लास्ट में एक हाइड्रोजन, ठीक है। आप इधर देखेंगे, कार्बन ने चारों साइड एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से इसके रिप्रेजेंट कर देंगे। इस वाले कार्बन में आप देखेंगे ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है और राइट साइड एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। इस वाले ऑक्सीजन ने देखो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर की है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। बाकी के ऑक्सीजन के कितने? 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे। 2 ऊपर कर दो, 2 नीचे कर दो, 2 ऊपर 2 नीचे हो गए, ठीक है। इस वाले इधर देखो, इस वाले कार्बन में, इस वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ, तो 3 हाइड्रोजन रख देंगे। ये रख दिए 3 हाइड्रोजन। बीच वाले कार्बन में डबल बॉन्डिंग है ऑक्सीजन के साथ, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ऑक्सीजन करेगा। ऑक्सीजन यहाँ पर रख दिया, 1 2 3 4 5 6। ये इलेक्ट्रॉन हमने नॉर्मली इनके रख दिए हैं, है ना। लास्ट में हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर
रख देते हैं ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का। अब हमको ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे पहले कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार ये इसके कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। अगले कार्बन पे चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगले वाले कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। ऊपर वाले ऑक्सीजन का देखो ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इस वाले ऑक्सीजन का देखो 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट करो, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट। इसी प्रकार आपने बना लिया इथेनॉइक एसिड का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, स्केलेटन स्ट्रक्चर, और साथ में आप सीख गए फॉर्मूला बनाना कैसे। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन CH3, दूसरे कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन CO, और लास्ट में OH, ये देखो CH3COOH। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, What are the properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around us? कार्बन के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम हमारे आसपास ह्यूज प्रॉपर्टी में कार्बन के कंपाउंड देखते हैं, है ना। तो the two properties of carbon which lead to a large number of carbon compounds are, पहला है केटनेशन, जिसको हम बोलते हैं श्रृंखलन, क्या बोलते हैं, जिसको श्रृंखलन बोलते हैं, है ना। इट इज द एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, है ना। यहाँ कार्बन की वहां एबिलिटी है जिसमें कि यहाँ दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ के एक लंबी चेन बनाता है, दूसरे कार्बन कंपाउंड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के एक लंबी चेन बना सकता है, ठीक है। दूसरी है टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा का मतलब होता है 4, क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है 4, तो 4 वैलेंसी होने के साथ साथ कार्बन कैपेबल है कि यह दूसरे 4 अदर एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ बना ले, क्लोरीन के साथ बना ले, किसी के साथ, है ना। मतलब यहाँ 4 वैलेंसी होने के कारण कार्बन दूसरे 4 अदर एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज डीनेचर्ड एल्कोहल, विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं, हमें लिखना है। इथाइल एल्कोहल इज पॉइज्न्ड बाय एडिंग मिथाइल एल्कोहल एंड कॉपर सल्फेट इन इट टू प्रिवेंट ड्रिंकिंग ऑफ इट, है ना। पीने से बचाने के लिए इथाइल एल्कोहल को पॉइजन बनाया जाता है, जहरीला बनाया जाता है, कैसे, बाय एडिंग मिथाइल एल्कोहल एंड कॉपर सल्फेट इन इट। इसमें या तो मिथाइल एल्कोहल को ऐड किया जाता है या फिर कॉपर सल्फेट को ऐड किया जाता है ताकि ये पीने योग्य न रहे। इसी मिक्स्ड एल्कोहल को हम बोलते हैं डीनेचर्ड एल्कोहल। तो दोनों ही यहाँ पर आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना। कीटोन का हम ऑलरेडी कर चुके थे प्रोपेनॉल, तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रोपेनॉन, है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रोपेनॉन, क्योंकि कीटोन ग्रुप में लास्ट में ONE लगता है, प्रीफिक्स क्या लगता है, ONE। तो दोनों के एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अगर एग्जाम में आता है तो आपको एल्डिहाइड का एग्जांपल इथेनॉल लिख देना है, कीटोन का एसीटोन या फिर प्रोपेनॉल इसको बोलते हैं, ये लिख देना, और इनके फॉर्मूला मैंने नीचे लिख रखे हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स, राइट इट्स एग्जांपल्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सैटिस्फाइड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रो कंपाउंड्स, है ना। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कि जो कार्बन है वहां अपनी वैलेंसी के साथ में, है ना, अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है, किससे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसी को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, है ना। एल्केन्स इसके एग्जांपल है, सारे एल्केन, मीथेन ले लो, इथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, सारे इसी के एग्जांपल है, इसी को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अगला है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स उनको बोलते हैं जो कि अपनी वैलेंसी को दूसरे कार्बन के साथ जुड़ के डबल या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाइड करे, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कौन सा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फॉर एग्जांपल इथीन एंड इथाइन, ठीक है, इथीन एंड इथाइन, तो यहाँ पर इथीन और इथाइन, है ना, रेस्पेक्टिवली। इथीन का फॉर्मूला C2H4, इथाइन का C2H2 रेस्पेक्टिवली आर एग्जांपल्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल हो गए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
Why are carbon and its compound used as fuel for most applications? कार्बन को जब मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में एज अ फ्यूल क्यों इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कार्बन के कंपाउंड को एज अ ईंधन के रूप में या फिर फ्यूल के रूप में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स गिव लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कार्बन और उसके कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कंबस्शन के दौरान लार्ज अमाउंट में हीट देते हैं। क्यों देते हैं? ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। कार्बन कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल हैव ऑप्टिमम इग्निशन टेम्परेचर विद हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड आर इजी टू हैंडल, है ना। अब कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन को हैंडल करना भी इजी है और इसका इग्निशन टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, साथ ही इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होती है, ज्यादा मात्रा में हीट देता है यहाँ, ठीक है। और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, कम या ज्यादा अगर हमको करना है इसके कंबशन को या फिर हीट को तो कम ज्यादा कर सकते हैं। इसकी आग पर भी कंट्रोल पाया जा सकता है, इसीलिए इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? हम इथेनॉल को और इथेनोइक को उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विद अ प्लीजेंट स्मेल। इथेनॉल जो है वह कमरे के सामान्य ताप पर लिक्विड स्टेट में रहता है, साथ ही इसकी स्मेल होती है प्लीजेंट यानी आरामदायक या फिर सुखदायी होती है, ठीक है। इथेनॉइक एसिड हैज अ स्मेल लाइक विनेगर, लेकिन इथेनॉइक एसिड जो होता है उसकी स्मेल विनेगर की जैसी होती है, सिरके की जैसी होती है, ठीक है। इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 17 डिग्री सेल्सियस, इसका मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए कमरे से नीचे तापमान होने के कारण यह सर्दियों के समय में जम जाता है, ठीक है। इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट व्हाइल इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि इथेनॉइक एसिड मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, रिएक्शन देख लेना आप लोग, ठीक है। इथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉल जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि इथेनॉइक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथेनॉएट और वाटर फॉर्म करता है। रिएक्शन यहाँ पर एग्जांपल में लिखी हुई है। इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू गिव इथेनॉइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। एसिडिफाइड ऑक्सीडाइज्ड होकर एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में क्या बनाता है? इथेनॉइक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? इथेनॉइक एसिड बनाता है। लेकिन जो इथेनॉइक एसिड है वह एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह हमारा लास्ट आंसर था। इसके बाद मैंने इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिए, तो आप अच्छे से देखकर इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और एग्जाम में अगर यहाँ आती है तो आपको अटेम्प्ट करके आना है। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर। इसी के साथ आज का हमारा जो चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यहीं पर समाप्त होता है। बहुत ही जल्द लौटेंगे आप सभी के सामने अगले चैप्टर को लेके, जिसका नाम होने वाला है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।